Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about biological databases. As you know, we have started about bioinformatics and we have discussed many lectures of bioinformatics. But in today's lecture, we will discuss what is data, what is biological data, what is database, and how many types of databases actually. So before start of the lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. So let's start the lecture. Okay, let me move next. If we talk about the data, what is data? Data is a fact and statistics which is collected together for a reference and analysis. Data कोई भी information हो सकती है, कोई भी फैक्ट हो सकता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। लेट्स से कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे आप मलेरियल पेशेंट्स को देखते हैं, वहां पे आप डायबिटिक पेशेंट्स को देख रहे हैं, वहां पे आप हीमोफिलिक पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो अगर वहां पे लेट्स से 1000 पीपल्स हैं और 1000 में से आप 500 लोगों का आपको ऐसा डाटा मिलता है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको मलेरिया है, ठीक है, तो वो आपका डाटा है। उसके बाद आप उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट और किस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं और कैसे इसको मतलब इसकी रीजन क्या है, इसके स्प्रेड होने के रीजन क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारा एनालिसिस जो होता है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कॉज पता चल सके, हमें ये पता चल सके कि ये आगे ट्रांसमिट कैसे हो रही है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसकी रीजन क्या है। तो इसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा होती है। डाटा कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बायोलॉजिकल डाटा की बात करें, इसका मतलब है कि हम जो डाटा की बात करें, जो इंफॉर्मेशन की बात करें, वो हमेशा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही कलेक्ट करते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, यानी कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को देखना चाहती हो, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हैं, ठीक है, और डीएनए का सीक्वेंस देखना चाहते हैं, अगर किसी भी पर्सन में कोई हीमोफिलिक डिजीज है या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आप वहाँ पे 100 लोगों की मतलब फैमिलीज के अंदर जाके फैमिली एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये बायोलॉजिकल डाटा है। अब अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस बेसिकली एक स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, डाटा को, वो डेटाबेस है। जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया कि डाटा आप कलेक्ट कर लेते हैं, जब हम कलेक्ट करते हैं फिर हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें उसकी जरूरत पड़े तो वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकें। लेट्स से देखें, अगर आप सिंपल एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप गूगल पे जाते हो, टाइप करते हो वहां पे डिफरेंट मेहंदी के डिजाइन आप टाइप करते हो, या फिर आप डिफरेंट क्लॉथिंग डिजाइन करते हो, या फिर किसी भी चीज के बारे में तो आप सिंपल गूगल के ऊपर लिखते हो, वो सारी लिस्ट आपको शो कर देती है। तो जो पूरी लिस्ट होती है वो वहाँ का डाटाबेस है, मतलब जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वही आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो डाटाबेस कोई भी इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करने वाली साइट होती है वो वहाँ का डाटाबेस है। क्योंकि यहाँ पे हम बायोलॉजिकल डाटा की बात करें कि हमने अपने बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर किया है, इसलिए इस डाटाबेस को हम बायोलॉजिकल डाटा कहेंगे, ठीक है। और डाटा जो है इसलिए हम इसको डाटाबेस में स्टोर करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली हम उसको रिट्राइव भी कर सकें और उसका एनालिसिस भी कर सकें। रिट्राइवल का मतलब है वापस निकालना। अब देखो, लेट्स से अगर 10,000 साल पहले या फिर 5,000 साल पहले जो है वो किसी साइंटिस्ट ने कोई एनालिसिस किया था और वो एक नॉवल चीज थी, तो अगर वो वहां पे डाटा स्टोर ना करता तो हो सकता है कि आज जो है वो इंसान दोबारा से उसको वही चीज मिलती है, तो उसको दोबारा से वो सारी एफर्ट्स पुट करना पड़ती। तो इसलिए जो पहले इंसान ने डाटा कलेक्ट किया था उसने एनालिसिस किया और उसका स्टोरेज भी किया, और फिर उसने सॉफ्टवेयर्स बनाए जहाँ पे उसने स्टोरेज किया उस डाटा का। फिर आज का इंसान जो वही इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, अब अगर वो सबसे पहले डाटाबेस में जाएगा और देखेगा कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वो उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को, अपना जो डाटा है उसको क्रॉस चेक करेगा, ठीक है। और अगर उसको ये लगेगा कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है तो वो उस डेटाबेस में स्टोर कर देगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं अगर
वो इसी डाटा के साथ उनका इनकाउंटर हो तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, या फिर उसको कंपेयर कर सकें, या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें कर सकें। तो डेटाबेसिस का मतलब ही ये होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर सकें, ताकि हम जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल डेटाबेस की बात करें, क्योंकि एक डेटाबेस ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल डेटाबेस का मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे उर्दू है, उसमें नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, तो वो आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसका मतलब है कि उर्दू के डेटाबेसेस डिफरेंट हैं। इसी तरीके से अगर आप बायो की बात करते हैं तो आपको सीक्वेंस डेटाबेस चाहिए। सीक्वेंस डेटाबेस का मतलब है कि आप देखना चाहते हैं कि आपका क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन नंबर 1 है, लेट से जो है जीन कैरेटिन प्रोटीन का जीन है, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जीन है, या फिर आपकी इंटेलिजेंस का जीन है, ठीक है, कोई भी जीन है उसका आप सीक्वेंस देखना चाहते हो। सीक्वेंस मतलब आप देखना चाहते हो कि उसमें न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज है, ठीक है, ATGC किस तरीके से अरेंज है, ठीक है। तो आप सिंपल सिंपल गूगल पे लिखेंगे सीक्वेंस डेटाबेस, और सीक्वेंस डेटाबेस जो है वो आपको ये सारे डेटाबेसेस शो करवा देगा, जिसमें जेनबैंक है, DDBG, DDBG, BJ डाटा बैंक है, और PIR, ठीक है, ये सारे सीक्वेंस डाटा बैंक है, ठीक है। इसमें से कोई भी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, और वहां पे आप जाके किसी भी प्रोटीन के बारे में लिखेंगे तो वो प्रोटीन के बारे में सीधी सीधी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि यहाँ पे कैसे जो सीक्वेंस होता है वो प्रेजेंट है। इसी तरह से बायो की बात करें, एक और डेटाबेस है स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर की देखना चाहते हो कि वो प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटनरी है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम उस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर डेटाबेस होती है, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डेटाबेसेस है। मेटाबॉलिक डेटाबेसेस में हम डिफरेंट बायोलॉजिकल पाथवेज के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आपको पता है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, विच इज अकर इन बोथ ऑर्गेनिजम्स, जो कि रेस्पिरेशन मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, उन दोनों में ही एरोबिक वो ग्लाइकोलिसिस होती है। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है इसके लिए साइटोप्लाज्म बस चाहिए, इसके लिए कोई ऑर्गेनेली नहीं चाहिए होती है। तो आपने देखा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और फिर पायरोवेट पे जाके ब्रेक होता है, तो वो एक दरमियान में बहुत एक लंबी लिस्ट होती है। वो जो पूरी इंफॉर्मेशन है रिएक्शंस की, वो जो हम स्टोर करते हैं वो मेटाबॉलिक डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये सीधी सीधी मतलब ऐसे ही नहीं आ गया कि ये पूरा एक रिएक्शन एक साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया, ये बहुत छोटा छोटा एक एक स्टेप में ये सारा प्रोसेस जो हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से, फिर उसको स्टोर किया। अब जितनी भी बुक्स हैं, जहीं जहां पे भी आप गूगल में टाइप करते हैं, बुक्स में देखते हैं डिफरेंट बुक्स हैं, तो वहां पे वही रिएक्शन होता है, क्योंकि जिस जिस साइंटिस्ट ने उस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया उसके रिजल्ट्स थे सेम थे, तो बजाय इसके कि वो दोबारा से वो रिएक्शंस करते, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो उसी को यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो डाटा है वो डाटाबेसिस है, और इंजाइम्स के बारे में और पाथवेज के बारे में जो डाटा स्टोर है वो मेटाबॉलिक डाटाबेसिस है। उसके बाद मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस है। आपको पता है मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है ये नॉन ह्यूमन स्पीशी होती है, और मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारे खसूसियात होती हैं जो कि एक ह्यूमंस के अंदर, एक वर्टिब्रेट के अंदर है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, उसके जीनोम को कंपेयर कर सकें। और वैसे भी मॉडल ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, जिसको स्टडी करना इजी होता है, जिसके पास जीनोम कम होता है, ताकि शॉर्ट लाइफ स्पैन में उसको स्टडी किया जा सके और देखा जा सके कि वो कैसे अगली जनरेशन में पास आउट होता है। इसी तरह से बायोलॉजिकल डेटाबेसेस इंजाइम डेटाबेसेस भी हैं, इसमें इंजाइम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। डिजीज डेटाबेसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीज डेटाबेस हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें पता तो चले कि जो नॉर्मल है चीज वो क्या है, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कौन सी चीज है। तो disease databases is also very much important, and it is also the type of biological database. Then this is the chemical databases, micro array database, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जीन एक्सप्रेशन के बारे में। आपको पता है जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि किस तरीके से जो हमारा DNA है वो mRNA बनाता है, और फिर mRNA किस तरीके से प्रोटीन बनाती है, वो पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो माइक्रो अरे डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं। और टेक्सोनोमिक डेटाबेसेस, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जीन है या कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, तो वो उसकी एवोल्यूशन ओरिजिन क्या है, सबसे पहले वो कहाँ पे इवॉल्व हुई थी, तो वो लेट से
एक केराटिन प्रोटीन है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये केराटिन प्रोटीन सबसे पहले ह्यूमंस में ही इसकी एवोल्यूशन हुई थी, या फिर ये प्रोटीन पहले किसी और भी ऑर्गेनिज्म में थी। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इनवर्टिब्रेट्स में भी होगी, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में भी होगी, और वर्टिब्रेट के आगे फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में भी होगी। बट दे हैव वेरी मच डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है। जितना ज्यादा सीक्वेंस एक दूसरे के साथ मैच करेगा, इसका मतलब है दे आर एवोल्यूशनरी रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के बेस पे जो हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं वो टेक्सोनोमिक डाटाबेस होता है, और एवोल्यूशन के हिसाब से जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो सिस्टमैटिक डाटाबेस होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरह के जो डाटाबेसेस हैं वो बायोलॉजिकल डाटाबेसेस हैं, क्योंकि ये हम सारी इंफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड ही स्टोर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटाबेसेस हैं, उर्दू के डाटाबेसेस होते हैं, इंग्लिश के डाटाबेसेस होते हैं, मैथमेटिक्स के डाटाबेसेस हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के डिफरेंट डाटा होता है और डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके, अब इसके यूजेस क्या हैं, हम क्यों डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम लिटरेचर स्टडी कर सकें। लिटरेचर स्टडी का मतलब है हम ये देख सकें कि पहले क्या क्या इनोवेशंस हुई हैं, पहले क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, और अब क्या करने की जरूरत है। इसके अलावा हम इसलिए भी डाटा को स्टोर करते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल फिनोमिनाज को समझ सकें और रिडंडेंसी को रिमूव कर सकें। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन, यानी कि जैसे सेम मैंने पहले बात किया कि अगर एक 5,000 साल पहले एक साइंटिस्ट ने कोई काम किया है और वो अपने डाटा के अंदर मतलब डाटाबेस में अपना डाटा स्टोर कर देता है, और फिर अगेन दूसरा साइंटिस्ट आता है और वही काम करता है और उसके रिजल्ट्स वही आते हैं, तो ये नहीं कह सकता कि मैंने इनोवेशन की है और ये नोवेलिटी है और मैंने पहली दफा काम किया है। सिंपल डाटाबेस में हम जाएंगे, अगर वो इंफॉर्मेशन पहले स्टोर नहीं होगी फिर उसकी नोवेलिटी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी डाटा स्टोर है तो इसका मतलब है कि उसने कोई नई चीज नहीं की है। तो रिडंडेंसी मतलब रेपिटेशन को ये रिमूव करवाने में हेल्प कर रहा है। अब तीन मेजर टाइप्स हैं डाटाबेसेस के: प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डाटाबेस। प्राइमरी डाटाबेस वो डाटाबेस होता है जो कि रॉ अनप्रोसेस्ड है, और इसके अंदर कोई हमने मॉडिफिकेशंस और मैनिपुलेशंस नहीं की होती, अनएडिटेड डाटा होता है। जैसे ही हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है वो सेम निकाल के हम इस डाटाबेस में स्टोर कर देते हैं, बगैर किसी रेपिटेशन के, बगैर किसी मैनिपुलेशन के, बगैर किसी एडिशन के, ठीक है। तो लेट से अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट लगाया और फिशरीज पे आप लेट से आपने एग्जांपल एक्सपेरिमेंट लगाया, तो आपने 10 इक्वेरियम के अंदर फिश को रखा है, और हर इक्वेरियम के अंदर आपने फिश जो है उसका वेट चेक किया, और जैसे जैसे वेट था बगैर उसको चेंज किए आपने इंफॉर्मेशन इस डाटाबेस में स्टोर कर देनी है, ठीक है। तो ये डाटाबेस जो है वो प्राइमरी डाटाबेस है, और इसकी एग्जांपल्स हैं जेनबैंक डाटाबेस, पीडीबी डाटाबेस, प्रोटीन डाटाबेस है, और एम्बल डाटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल में जाके इन सब में से किसी भी डाटाबेस को आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ डाटा मिलेगा जो कि बिल्कुल अनप्रोसेस्ड है। उसके बाद है सेकेंडरी डाटाबेस। सेकेंडरी डाटाबेस भी हम प्राइमरी डाटाबेस से ही लेते हैं, बट देर आर आफ्टर सम मॉडिफिकेशंस एंड आफ्टर सम इंटरप्रिटेशंस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस लेके आते हैं, और मतलब इसमें हम एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, स्टैट्स अप्लाई करते हैं, ताकि हम अपने डाटा को थोड़ा सा बेहतर कर सके। तो ये जो डाटाबेस है जिसमें हम मॉडिफिकेशंस लाते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं, एनोटेशंस लगाते हैं, ये डाटाबेस हमारा सेकेंडरी डाटाबेस है, और इसकी एग्जांपल है एंटरप्रो डाटाबेस। एंड द लास्ट वन इज कंपोजिट डाटाबेस। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये डाटा भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी से ही लेते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बाद और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद हमें डाटा मिलता है। मतलब यहाँ ना तो ये रॉ डाटा है और ना ही ये वो डाटा जिसके ऊपर हम सिर्फ स्टैट और एल्गोरिदम्स अप्लाई कर रहे हैं। ये ऐसा डाटा है जिसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं, और प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद जो आपके पास डाटा आ रहा है वो कंपोजिट डाटाबेस है, ठीक है। यानी कि लेट से आपका कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपने सेट किया था कि इसके बाद ही आप इस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये डाटा जो है वो कंपोजिट डाटाबेस है, और इसकी एग्जांपल है ऑल डाटाबेस, एनआरडी डाटाबेस एंड स्विस प्रोड डाटाबेस। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।